और रोजगार को लेकर के है, उसको लेकर के यह प्रश्न विधानसभा में आया है। माननीय मंत्री जी, कि प्रदेश में रोजगार के अभाव से दूसरे प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर दिनांक 23/12/2022 तक कितने लोगों का पलायन हुआ है? क्या सरकार ने पलायन रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, संबंधित आंकड़ों के संकलन का कार्य सेवा योजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। माननीय श्रम सेवा योजन विभाग ने ही, ध्यान होगा जब लॉकडाउन लगा, देश के कोने कोने से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश को जब आने लगे, बहुत सारी तस्वीरें जो हम सब लोगों को शर्मसार कर देने वाली हैं। दिल्ली से जब हाईवे खुला उत्तर प्रदेश के लिए तो लगा कि सबसे बड़ा बाजार हाईवे पर आ गया है। मानो ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हैं। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि मुंबई से लौटने वाला नौजवान अपने बेटे को भूखे प्यासे लेकर के यात्रा करता रहा अपने घर को आने के लिए। बेटा उसका रास्ते में मर गया, उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया और अपने कंधे पर लेकर के यात्रा करता रहा। और जब यहाँ की पुलिस ने उसको छेड़ा तब उजागर हुआ कि उसका बेटा मर चुका है। ऐसी तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश के सामने आई हैं। मानो फिर भी ये जवाब कि पलायन करने वाले लोगों की तादाद का आंकड़ा श्रम सेवा योजन विभाग के पास नहीं है, तो यह भी उदासीनता को दिखाता है। इससे लगता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारियों में रुचि नहीं लेता। यहाँ पर सदन में बहुत सारे माननीय मंत्रीगण का जवाब आया है, उनके वक्तव्य आए, उससे लगता है कि उनका पूरा का पूरा मन विभाग में न ला करके दूसरों को ताड़न और निहारन में लगा रहता है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? माननीय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। जो आंकड़े हैं उसमें से पूछ लीजिए, आंकड़े तो उनको मालूम है, वो तो मनोहर अगर आंकड़े मालूम होते तो ये जवाब क्यों आता कि संबंधित आंकड़े हैं उनके पास, संबंधित आंकड़ों के संकलन का कार्य संयोजन विभाग नहीं करता। माननीय, अगर यहाँ पर दूसरे मंत्रीगण बैठे कोई जवाबदेही ले ले, जिम्मेदारी ले ले कि हम बता देंगे हमारे विभाग में इसका आंकड़ा है। माननीय, यहाँ का चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर पूछिए जी, कुशल मजदूर हो, प्रशिक्षित बेरोजगार हो, सुशिक्षित बेरोजगार हो, हर कोई यहाँ से, कोई लुधियाना जाकर के रोजगार पाता है, कोई दिल्ली जाकर के रोजगार पाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई सूरत की साइड की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाकर के काम करता है। मानो बड़े बड़े दूसरे प्रदेशों की समृद्धि का आधार उत्तर प्रदेश का नौजवान है, लेकिन हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन सही धरातल पर जो हमें जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, 21 मार्च 2017, 29 जुलाई 2017 और 4 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था, सदन में भी कहा था कि हम प्रदेश में विकास का ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। मैंने फिर उसके बाद ही जवाब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया है कि नौजवानों को पलायन। आप पूछना क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब भाषण नहीं दीजिए, 4 मिनट हो गए, अभी आपको प्रश्न ढूंढ रहे हो कि आप पूछना चाहें। मान्यवर, इसमें मतलब आप उत्तर से संतुष्ट हो? 8 ही सवाल आज के तारीख। नहीं, उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे। 8 सवाल का मतलब थोड़ी है कि आपको समय पार करना है। रेलेवेंट बात करिए। नहीं है तो रेलेवेंट पूछिए प्लीज। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से पलायन करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तादाद कितनी है? क्या सदन में इसको बताने का कार्य करेंगे? दूसरा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम मेला लगाते हैं, उस मेले की हकीकत सबको पता है। क्या वहां पर उनके गांव में जहां के वो निवासी हैं उनको पलायन न करना पड़े, प्रतापगढ़ के व्यक्ति को नोएडा न आना पड़े? क्या प्रतापगढ़ में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापना पर विचार सरकार करेगी जिससे उनको रोजगार दिया जा सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,
असल में सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ी दुश्वारी परेशानी विपक्ष का यही है। ये सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जरा भी तैयार नहीं और विरोध के लिए विरोध करना इन्होंने अपना फैशन बना लिया है। मानवर पूरे दुनिया के सामने आप कोविड काल की चर्चा कर रहे थे और पूरी दुनिया जानती है, देश ही नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से प्रवासी हमारे श्रमिक बाहर के प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आए, उनका किस तरह से ख्याल उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का मान्यवर, उनकी स्किल मैपिंग कराने का मान्यवर, हर प्रकार की जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने किया है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जिन लोगों ने प्रदेश से पलायन किया है, वो तो पिछली सरकारों का पाप है जो बेचारे भोग रहे हैं। हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं मानव, और जन अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत, उसके फैसले भी आपके सामने। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं कहेंगे कि भाषण हो रहा है। मान्यवर, जब प्रवासी मजदूर हमारे पास आए, वो रिकॉर्ड हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया मान्यवर, और आपके माध्यम से पूरे सम्मानित सदन को बड़े संतोष के साथ मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि तकरीबन 38 लाख हमारे प्रवासी श्रमिक आए, बाहर से लोग आए कोविड काल के दौरान। उसमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया है। उनके यही रोजगार की व्यवस्था मानवर हम लोगों ने कराई, वो यही है, और आज हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी पहले मुख्यालय पर मानवर रोजगार के मेला हम आयोजित करते थे। सर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि विधानसभा के स्तर पर हम आयोजन करेंगे। और माननीय दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो हमारे स्किल वर्कर हैं, हम उसके लिए सेवा मित्र पोर्टल लेकर आए हैं माननीय, जो हमारे प्लम्बर हैं, हमारे पेंटर हैं, हमारे कारपेंटर हैं, माननीय दुनिया भर के जो स्किल वाले कामगार हमारे पास हैं, उनके लिए अलग से हम सेवा मित्र पोर्टल लेकर आए हैं माननीय, और उस पर भी 33,913 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है माननीय। तो निरंतर हम काम कर रहे हैं। अब जो हम आंकड़े देंगे तो आप कहेंगे कि आंकड़े असत्य है, सत्य से परे है। हम लोगों ने अब तक मानवर 2017 से लेकर अब तक सिर्फ मेलों के माध्यम से 5,278 मेलों का हमने आयोजन किया और 7,46,878 लोगों को हम लोगों ने सेवा आयोजित किया मानवर। और हम रोज नई व्यवस्था लेकर आ रहे हैं मानवर। अभी बेरोजगारी की समस्या को कितना संवेदनशीलता के साथ योगी जी की सरकार ने लिया है। खुद मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष है मानवर। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का भी गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने आयोग का भी गठन मानवर किया है। और साथ ही मानवर अभी भारत सरकार का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय 20 जगह पर भारत सरकार ने कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों को उच्चीकरण का फैसला किया है माननीय, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो बड़े जिले हैं, जो हमारी बड़ी शहरें हैं, 20 शहरों का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोगों ने चयन किया है। उसका उच्चीकरण करने जा रहे हैं। वहां बेरोजगारों को हम अवसर देने जा रहे हैं। जो हमारे बाकी जनपद है वहां के सेवा योजन कार्यालयों को उच्चीकरण करने की प्रक्रिया सर क्रियाशील है। हम उस पर भी जा रहे हैं माननीय। हम कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। यह पहली बार हुआ है माननीय। 3,191 हमने कैरियर काउंसलिंग किया है माननीय, और 2,66,335 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो सरकार माननीय निरंतर काम कर रहे हैं। हर हाथ पे काम, ये हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है। सरकार इस संकल्प के साथ काम कर रही है। माननीय वर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं?
मेरे आप संतुष्ट हैं? जबरदस्ती मत पूछिएगा, मान्यवर मैंने आपको बुला लिया इसलिए। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं पूछ रहा हाँ, हूं। हाँ। माननीय मंत्री जी ने तो पलायन करने वाले लोगों की तादाद के बारे में नहीं बताया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी है, पूरी की पूरी सरकार बैठी है मान्यवर, केवल इसका जवाब अगर अभी नहीं है तो आश्वासन वर्मा जी, कोविड के समय लोग पलायन नहीं करते, पलायन किए वाले लोग वापस आ रहे थे, पलायन कहाँ कर रहे थे? नहीं, वो आंकड़ा तो लोग मान्यवर उसकी बात नहीं। कोविड में कौन पलायन कर रहा था? वहां से पलायन कर रहे थे, पलायन करके तो वो वापस आ रहे थे। माननीय जी, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में। लोकसभा में माननीय श्रम मंत्री जी ने ही जवाब दिया कि 1 करोड़ लोकसभा का यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। लेकिन रिकॉर्ड तो उत्तर प्रदेश से ही गया होगा। हाँ। मान्यवर हमारी सरकार के रिकॉर्ड के भेजे बगैर लोकसभा का संज्ञान कहां से लेंगे? मान्यवर माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, पूरी सरकार बैठी है यहाँ जी, बैठी है। केवल एक आश्वासन मिल जाए कि यहाँ से कितने जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, बता दिया उन्होंने, कुशल मजदूर हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार जो पलायन करते हैं, उनकी तादाद का कोई आंकड़ा है? या अगर आंकड़ा नहीं है तो सरकार यह आश्वासन दे, चलिए, वो उन्होंने दे दिया। तैयार करा करके उनको रोजगार देने पर सरकार विचार श्री करेगी। प्रसन्न कुमार, माननीय मंत्री जी का कुछ जवाब वो आ चुका पहले, जो आपने पूछा पहले आ चुका। नहीं, हर संसदीय कार्य मंत्री से क्या मतलब? माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अरे माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। माननीय जी उठकर खड़े हो गए थे। नहीं, मैं नहीं अलाउ कर रहा आपको। माननीय प्रसन्न कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, आपने प्रश्न पूछने का मुझे समय दिया। आज का प्रश्न है सेवा योजना मंत्री ये प्रसन्न कुमार जी प्रश्न को भी प्रसन्न नहीं कहते हैं। कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कितने शिक्षित नौजवानों द्वारा रोजगार हेतु पंजीकरण कराया गया, इनमें से कितनों को स्थायी सरकारी नौकरी से जोड़ा गया, वर्तमान में कितने शेष है? पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं। क्या सरकार की शेष बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई योजना है, और यदि है तो क्या योजना है? माननीय मंत्री जी। नहीं, मैं अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ? कर लूँ जी, बस है? मेरे पास आ रहा आंसर तो आई पढ़ लिया मैंने इसका। अच्छा, फिर आप क्या पूछना चाहते हैं? हो गया? नहीं, प्रश्न तो पढ़ लिया, मैं पूरा कर लूँ अपना, उसका उत्तर भी मेरे पास आ गया। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे थे? मान्यवर, प्रश्न का जवाब तो आया और वही घुमा फिरा के। आप सीधा सीधा पूछो। मैंने पूछा था कि कितनों को स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि कितनों को स्थायी नौकरी मिलेगी, जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, केवल रोजगार मेलों पर घुमा दिया गया। मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, आंकड़ों के मक्कड़ जाल में फंसाती है। सही तो यह है, वर्तमान में हजारों में से एक शिक्षित नौजवान स्थायी रोजगार पर है। सरकार ने सरकारी नौकरी छीनने का कार्य किया है, सब कुछ आउटसोर्सिंग को दे दिया गया। मान्यवर, सरकार तो केवल बैठाना, कहीं शिक्षा मित्र, कहीं अग्निपथ और अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहाना दिया जा रहा है। अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रूस की विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तो उनके देश में जो मजदूरी के बराबर की मजदूरी की गारंटी सरकार क्यों नहीं देती? मैं अनुपूरक में यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सेवा योजना विभाग सरकारी योजना की गारंटी लेगा? पहला सवाल तो यह है। दूसरा यह है, क्या सेवा योजना विभाग में किसी सरकारी नौकरी की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की कॉल भी जा सकती है? और एक आखिरी क्वेश्चन है अनुपूरक, क्या सेवा योजना विभाग आयोजित रोजगार मेलों में नौकरी के साथ साथ वेतन भी निश्चित कराएगा, और जो सरकारी वेतन के बराबर दिया जाएगा? ये तीनों सवालों का जवाब है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने सरकारी नौकरियों के बारे में
माननीय सदस्य ने पूछा है, तो सरकारी नौकरियां के सृजन का और सरकारी नौकरियों के देने के लिए, नौकरियां जो भर्ती होती हैं उनको भर्ती कराने के लिए विभिन्न बोर्डों का गठन है मान्यवर। सेवा योजन विभाग निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को सेवा योजित करता है मान्यवर। मैं माननीय सदस्य प्रसन्न जी को बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड / विद्युत सेवा आयोग लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग, यह सरकारी नौकरियों के लिए मान्यवर बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है। तो ये मैं बताना चाहता हूं प्रसन्न जी को। एक ये है, और आपने जो पूछा है कि पिछले 3 वर्ष में कितने बेरोजगारों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है, तो उसका डिटेल हमने आपको दे दिया है। आपने रोजगार मेलों की बात कही है, तो जो पहले से मान्यवर हमारे जो सेवा योजक हैं वो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, और जो हमारे बेरोजगार हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। हम पुल का काम करते हैं, दोनों को आमने सामने ले आते हैं मान्यवर। जो उनकी रिक्तियां रहती हैं उसके सापेक्ष हमारे नौजवान आते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर वो चयन करते हैं मान्यवर। और जो हमारा अभ्यर्थी, हमारा बेरोजगार नौजवान, अगर उसको लगता है कि नहीं हमारे अनुकूल यहां हमको रोजगार मिल रहा है, तो वो वहां पर जाता है मान्यवर। बड़ा साफ है। तो 3 साल के आंकड़े हमने आपको बहुत विस्तृत दे दिए हैं। अगर इसमें और कुछ बात अगर जानना चाहें तो आप पूछना चाहें तो पूछ लें। पूछिए प्रसन्न जी। क्या उसका जवाब नहीं से मिला? क्या सेवा योजन विभाग आयोजित रोजगार मेलों में नौकरी के साथ साथ वेतन भी निश्चित कराएगा? जो नौकरी करेगा तो वेतन देगा ही देगा, उसकी जिम्मेवारी है। सरकारी वेतन के बराबर वेतन। सरकारी वेतन के बारे में कैसे कह सकते हैं किसी प्राइवेट? आप दोगे? इनके यहाँ जितने लोग लगे उनको सरकारी वेतन करा दो। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 श्री जयप्रकाश अंचल। श्री जयप्रकाश अंचल है, पूछिए। मैंने प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री जी से प्रश्न किया है कि प्रदेश में वर्तमान में सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवा योजित कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया है कि हमने वर्ष 2018 से 23 तक 5278 बेरोजगार मेलों के माध्यम से हमने 7,47,000 7,46,878 लाभार्थियों को चयनित करने का काम किया। उसमें इन्होंने क्या बताया है कि हमने अभ्यर्थियों को प्लम्बर, पेंटर तथा ड्राइवर आदि के रूप में सेवा योजन कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सेवा योजन सरकारी क्षेत्रों में हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में रखे गए हैं। दूसरा हमारा अनुपूरक है, सरकारी क्षेत्रों में कितने योग्यताधारी बेरोजगारों को किन किन विभागों में 17 से लेकर के 2023 तक सेवा योजित किया गया है। तीसरा अनुपूरक है माननीय अध्यक्ष जी कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवा योजित अभ्यर्थियों को क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि आदि की सुविधाएं मुहैया कराएगी अथवा जॉब सुरक्षित की गारंटी देने का काम करेगी। मान्यवर, प्रदेश का करोड़ों नौजवान आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पूरे प्रदेश में बेरोजगार होकर के आज नौजवान खुशखुशी करने के लिए विवश है।
सरकार ने एक मिलिट्री में भी जो 4 वर्ष की अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार ने लाई थी, क्या वो नौजवान 4 साल के बाद अपनी सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या वह भटकाव की स्थिति में नहीं होगा? उन नौजवानों को पेंशन का भी इंतजाम नहीं है, अन्य तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। यह प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवानों को जो 4 साल के अंदर में रिटायरमेंट होकर के अपने घर चले आएंगे, उनको रोजगार का इंतजाम देने की गारंटी देगी। मान्यवर, प्रदेश में तमाम डिग्रीधारी, चाहे वो बीटेक किए हों, एमटेक किए हों, बीएड, बीटीसी, एमए, एमएससी जैसी डिग्रियां लेने के बाद, पीएचडी करने के बाद वो नौजवान प्लम्बर और पेंटर, सफाई कर्मचारी होने के लिए विवश है। क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद अगर बेरोजगार बैठे हैं तो उनको सरकार जॉब देने की या सरकारी नौकरी देने की गारंटी लेगी? माननीय मंत्री जी, अगर नहीं तो उसके योग्यता अनुसार उसे बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देगी? बैठे, उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अग्निवीर की चर्चा पिछले प्रश्न में भी हुई, आप भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और अग्निवीर प्रणाली का अभिनंदन सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए इसकी सराहना की है। इसलिए माननीय सदस्य मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार का ये विषय है, इसका जवाब आप हमसे ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस बड़ी संख्या में अग्निवीर प्रणाली को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का नौजवान उसमें शामिल हो रहा है। बैठे उत्तर आया, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। हाँ, और भी कुछ पूछना होगा? नहीं, आप बोलिए माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बोलिए। उसमें शामिल हो रहा है। सरकारी नौकरियों की बात आपने करा मान्यवर, तो उसकी चर्चा पिछले प्रश्न में हमने डिटेल से कर दी। आप आदेश देंगे तो हम उसको फिर से हम दोहरा देंगे। नहीं, दूसरा, हम माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को ये बताना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से संवेदनशील है। बेरोजगार नौजवान हमारी प्राथमिकता है और हमने पहले ही कहा है, हर हाथ के को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े मानवर। और अभी एक नया सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानवर OMR उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओवरसीज मैन पावर रिक्रूटिंग एजेंसी स्थापित की है मानवर। और साथ ही मैं भारत सरकार का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार का भी स्वागत करना चाहता हूं। NSDC इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी भी स्थापना हुई है बनारस से, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भारत के हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी डिमांड, हमारे इंजीनियर की डिमांड दुनिया के स्तर पर कितना बढ़ी है ये आप सब लोग जानते हैं। और उनको भी प्लेटफॉर्म देने के लिए, बेरोजगारी दूर करने का एक विकल्प देने के लिए सरकार ने ये 2 एजेंसियों को स्थापित किया है और इन एजेंसियों का काम है। और 50,280 नौजवानों ने इन एजेंसियों में अपने आप को पंजीकृत भी करा लिया मानव। दुनिया में जहां भी रोजगार है और दुनिया में जहां उनकी डिमांड है, हम दुनिया में उनकी मांग के अनुसार हम उनको वहां दुनिया के साथ भी जोड़ रहे हैं मानव। हमारा जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी जो नर्सिंग है, इनके जो स्टाफ हैं उनको भी रोजगार देश के अंदर कहां मिल सकता है, प्रदेश के अंदर कहां मिल सकता है, दुनिया में कहां मिल सकता है, इसकी भी संभावनाओं को खोजने का, तलाश करने का काम निरंतर सरकार कर रही है और उनसे बेरोजगारों को जोड़ रही है। और सेवा योजना जो पोर्टल है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कि उस पर सिर्फ हमारे कामगार, हमारे श्रमिक ही अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, उस पर डॉक्टर भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, हमारे इंजीनियर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सारे लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और उनके अनुसार अब हमारे जो सेवा योजक जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनकी जो मांग आती है, उनकी जो रिक्तियां आती हैं, उसके हिसाब से हम उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं। और हम स्पष्ट करना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि सरकार उत्तर प्रदेश के हर नौजवानों को, आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आप चर्चा हमने नहीं किया, आपने किया, यह सरकार का प्रयास ही तो है माननीय, सरकार प्रयास कर रही है और हमारे प्रयास की सराहना उत्तर प्रदेश का नौजवान भी कर रहा है माननीय। अब हम कहेंगे कि 1 करोड़ बेरोजगारों के रोजगार की व्यवस्था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, तो आप कहेंगे कि इस पर आ गए। हम मेले की, हम कह रहे हैं कि अब हम बेरोजगारी दूर करने के लिए हम मेला जो जिला स्तर पर लगाया करते थे, अब हम वो विधानसभा के स्तर पर लगाने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप रोजगार सिर्फ मेलों की बात करते हैं। मैं सेवामुक्त पोर्टल की बात करता हूं, जो हमारे कामगार श्रमिक हैं, जो हमारे कुशल कामगार श्रमिक हैं, हम उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो है कि सबको प्लम्बर बनाना चाहते हैं, तो बढ़ई बनाना चाहते हैं, तो विश्वकर्मा समाज के लोगों का इस तरह से आप अपमान करेंगे, तो ये नहीं है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और हर बेरोजगारों के रोजगार की चिंता सरकार कर रही है माननीय। माननीय देखिए, वो मूल प्रश्न करता है, उनके बाद आप उनको ले लें। ठीक ठीक। कि माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सेवा योजन सरकारी क्षेत्रों में है अथवा प्राइवेट, आपने मेला लगाने की बात तो कह दिया है कि हमने 5278 मेला लगा करके लोगों को जॉब से जोड़ने का काम किया। मैं आपसे स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या आपको सरकारी एम्प्लॉय के रूप में मेला लगा करके भर्ती करने का काम किया है अथवा प्राइवेट काम चलाऊ व्यवस्था देने का काम किया है? अगर आपने काम चलाऊ व्यवस्था देने का काम किया है तो क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उनको अस्थाई, उनके बेरोजगारी का अस्थाई निदान आपके पास क्या है? और रहा सवाल अग्निवीर का, तो मैंने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा था कि आपने जो अग्निवीर के तहत केंद्र सरकार ने नौकरियां देने का काम किया है, उनके 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकार ये गारंटी लेगी कि हम बाकी समय के लिए, बाकी अवधि के लिए हम उन्हें नौकरी अथवा रोजगार से सुसज्जित करने का काम करेंगे? माननीय मंत्री, जो हमारे अग्निवीर हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद जब वापस आएंगे, हमारे सेवा योजन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे, तो हम उनकी भी चिंता करेंगे माननीय। और जयप्रकाश जी बार बार एक चीज पर जोर दे रहे हैं, तो सेवा योजन जो विभाग है, जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो रोजगार मेलों का आयोजन करता है, वो निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। जो सरकारी नौकरियों को देने की हमारी जो संस्थाएं हैं, उसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर दिया, दोबारा उसको कहेंगे तो हम फिर पढ़ देंगे, तो बड़ा स्पष्ट तो है। माननीय वर्मा जी, माननीय वर्मा जी, ये मंत्री रामचंद्र जी बैठ जाइए। माननीय वर्मा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% है। तो मान्यवर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने तो कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जो है वो 2.5% करीब है, तो रोजगार दर क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि हमारे प्रदेश का रोजगार दर क्या है? जो लोग नौकरी करने लायक हैं उनका जो आप नौकरियां देते हैं, तो वो रोजगार रेट क्या है? बेरोजगारी दर तो आप बता रहे हैं, रोजगार रेट क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न से अलग ये विषय वर्मा जी ने लाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो आज भारत का बेरोजगारी दर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सीधा सवाल पूछा। सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताती है। माननीय सदस्य ये जानना चाहते कि उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है
क्या समाजवादी सरकार से कम है कि ज्यादा है? वो तो जितना माननीय मंत्री बता रहे, क्योंकि बिना उसके समायोजन में क्या किसको आप देंगे बेरोजगारी भत्ता? नहीं नहीं, अगर इतने % अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब बाकी एम्प्लॉयड है तो हो ही गया। ये भी पूछने वाली क्या बात? अध्यक्ष महोदय, अरे सर मेरी बात सुनिए, आप बोलोगे इस कमरे में कितने लोग हैं तो हम कहेंगे 2 नहीं है तो इसका मतलब 98 हैं। नहीं अध्यक्ष जी क्या बात करें? अध्यक्ष जी ये अध्यक्ष जी सरकार के साथ फिर खड़े हो गए आप। अरे कहाँ खड़े आपके साथ? अध्यक्ष जी ये बात ये मैं संतुष्ट नहीं हूं ना आपके जवाब से ना मंत्री जी। मैंने कोई जवाब दिया ही नहीं सर, मैं तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। अध्यक्ष जी अध्यक्ष महोदय मैं ना आपके जवाब से संतुष्ट हूं। मैंने कोई जवाब दिया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने को माननीय मंत्री जी जवाब दिया, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा सर, क्योंकि अधिकारी है वो लिख करके भेज सकते हैं। मुझे जवाब देने का अधिकार भी नहीं है, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष जी बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम उनको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4 श्री अमिताभ वाजपेयी हैं? नहीं है। प्रश्न संख्या 5 श्री मनोज कुमार पारस हैं? नहीं है। पारस जी कई दिनों से नहीं आ रहे। किसकी? अच्छा। प्रश्न संख्या 6 श्री राम अवतार सैनी जी हैं, आप पूछिए प्लीज। था इस बजट में पिछले वर्ष असंगठित क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपया बांटा गया श्रमिकों को, इस बार के बजट में नहीं रखा गया और ये बताया था कि कोविड की संभावना व्यक्त करते हुए पैसा बांटा गया। मैं जानना चाहता हूं कि कोविड की संभावना व्यक्त करते हुए पैसा बांटा गया था या चुनाव की संभावना व्यक्त करते हुए पैसा बांटा गया था, क्योंकि इस बार आपने नहीं रखा।